नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर लगातार जारी है मिडावल हिस्ट्री की क्लासेस। और आप देख पा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का आज थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग है। और देखेंगे थर्ड पार्ट में क्या कुछ होने वाला है, आज क्या कुछ स्पेशल है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बातें हम कर चुके हैं, आराम शाह की बातें कर चुके हैं, इल्तुतमिश की भी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, हम आए थे रजिया सुल्तान पर। ठीक है, तो थोड़ा सिस्टम में दिक्कत हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था पिछले क्लास में, तो इसलिए अचानक से वीडियो जो है, जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो जो है क्लोज़ हो गया था। ठीक है, तो इसलिए अचानक से वो बंद हो गया है। चलिए, तो वो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे रजिया सुल्तान से स्टार्ट करेंगे और क्यूमर्स तक पूरा ख़त्म करेंगे, क्योंकि रजिया सुल्तान ही बाकी है और बलवान दो ही है। उसके बीच में दो जो भी शासक है उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो बात करते हैं रजिया सुल्तान की। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान, और जैसे कि मैंने कहा था, रजिया सुल्तान एकमात्र यहाँ पर महिला शासिका देखने को मिला था गुलाम वंश में। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी, 4 वर्षों तक लगभग ये शासन काल में रही। ठीक है, चलिए, तो इनके बारे में क्या क्या बातें हैं वो देख लेते हैं। ये इल्तुतमिश की क्या है, पुत्री है। ये इल्तुतमिश के पुत्र थी। गुलाम वंश की अरे यार, प्रथम महिला शासिका। ये खुद है। चलिए, देखिए, रजिया सुल्तान का विरोध पहले से होते आ रहा था। जैसे कि मैंने कहा था कि इनकी जो भाई हैं रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, ये पहले जो है दिल्ली पर की राजगद्दी पर बैठे थे। इनकी माता शाह तुर्कान के इशारों पर क्या चल रहा था, ये दिल्ली चल रहा था। और दिल्ली के लोग जो है, यहाँ के जो जनता है, वो पूरी तरह से त्रस्त खा चुके थे, क्योंकि शाह तुर्कान क्रूर थी। और साथ ही साथ ये माता थी किसकी, रुकुनुद्दीन की। तो एक तरह से शासन इन्हीं का चल रहा था, और यहाँ के जो वासी हैं उन पर टैक्स भी बढ़ा दिया था। तो इसी कारण से बाद में मैंने कहा कि रजिया सुल्तान जब बनते हैं, ठीक है, जब रजिया सुल्तान बनते हैं तो वो लड़कों की भांति, वो पुरुषों की भांति क्या करते थे, दरबार में एंट्री करते थे। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, ये पुरुषों की भांति क्या थी इनका, वेशभूषा। ठीक है, जैसे कुर्ता एवं टोपी पहनना। ठीक है, टोपी पहनना। इसी कारण से यहाँ के लोग चिढ़ते थे इनसे, क्योंकि कहा जाता है कि इनका दरबारों में जो लोग प्रेजेंट हैं उनका ये कहना कि महिलाओं की तरह है, बुरखे में आए। ठीक है, महिलाओं की इज्जत जैसे होती है वैसे जो है उनको पेश होना चाहिए। तो इस प्रकार से उनका कहना है, ये बुरखे टोपी में आने, पुरुष की तरह वेशभूषा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करें, इनका विरोध करने लगे। इसी कारण क्या हुआ, इनका विरोध करने लगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि विरोध के लिए एतगिन आया था, एतगिन भी विरोध किया था। चलिए, अल्तुनिया, कबीर खां,
कबीर खां, याकूब, ये सारे ऐसे जो इक्तेदारी है, ऐसे जो लोग हैं, उन्होंने रजिया सुल्तान का विरोध किया, विरोध करने स्टार्ट किए थे। भाई साहब ये नहीं चलेगा यार, ठीक है। तुम लड़कों की तरफ, पुरुषों की तरफ भांति आप क्या करते हैं, दरबार में प्रेजेंट होते हैं, आते हो, ठीक है, और ये नहीं चलेगा। तो महिला को उनके जो है लाज लज्जा के अनुसार उनको बुर्के में रहना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। लेकिन रजिया सुल्तान कहाँ रुकने वाली है। रजिया सुल्तान ने दिमाग लड़ाया और इन सभी विरोधी को, ठीक है, इन सभी जो विरोधी को उनका अलग से क्या कर दिया, उनको पद दे दिया ताकि चुप रहे, ठीक है, शांत करने के लिए, चुप रहने के लिए उनको क्या दिया, पद दे दिया। तो एदगिन को मिला था आमिर हाफिज पद, ठीक है, इनको आमिर ए हाफिज पद दिया था। हाफिज जो मंत्रालय में देखने को मिलता है, उच्च मंत्रालय का पोस्टिंग था, आमिर हाफिज पद। अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बना दिया गया था, भटिंडा का सूबेदार नियुक्त किया गया था, सूबेदार बना था कि भाई साहब ये भी क्या करें, चुप रहे। कबीर खान को लाहौर का इक्केदार बना दिया गया था, लाहौर का इक्तेदार बना दिया गया था। याकूब को अमीर ए आखुर का पद दिया गया था। अमीर आखुर ये पद इसलिए दिया गया था ताकि जो विरोधी है, विरोध कर रहे हैं, ठीक है, जो विरोधी है वो क्या करें, वो शांत हो जाए भाई साहब, ठीक है। हमारे जो है जो रजिया सुल्तान है उनका कहना कि विरोधी शांत हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसे ऐसे पद इनको दे दिए। चलिए, लेकिन चलो कुछ समय तक ही गुस्सा शांत हो गया, चलो जो विरोधी है उनको पद दे दिया तो गुस्सा शांत हो गया। लेकिन कहा जाता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है याकूब, ठीक है, क्या है, याकूब। और याकूब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर याकूब एवं जो रजिया सुल्तान है, समझिएगा, याकूब एवं रजिया सुल्तान, इस याकूब एवं रजिया सुल्तान के बीच क्या हुआ था भाई साहब, बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। अब सोचिए, इन दोनों के बीच क्या चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था याकूब और रजिया सुल्तान के बीच। तो पहले की स्थिति चलो ठीक है, विरोध जता रहे थे, उनको पद दे दिया, ठीक है। लेकिन अब पता चला कि याकूब और रजिया सुल्तान के बीच प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो गया, तो इसको कैसे शांत करेंगे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर दबाव डालने लगा, फिर से इन दोनों के प्रेम प्रसंग पर, ठीक है, प्रेम प्रसंग पर क्या देखने लगे, विरोध, इन दोनों के प्रेम प्रसंग का विरोध, ठीक है, प्रेम प्रसंग पर विरोध जताने लगा, विरोध। अब देखिए क्यों विरोध जताएंगे भाई, जब ये भी मुस्लिम है वो भी मुस्लिम है, ठीक है। लेकिन याकूब के लिए कहा जाता है, ठीक है, कि वो क्या थे, हलवी अबी सिनियाई, ठीक है, हलवी अबी सिनियाई, जो कि एक प्रकार के निम्न क्या थे, मुसलमान थे, निम्न क्या थे, निम्न जाति के मुसलमान थे। इसका मतलब क्या है, मुस्लिम में निम्न वर्ग का, ठीक है, निम्न वर्ग का होना, वर्ग का क्या है, होना। और याकूब इसी वर्ग का क्या था, मुस्लिम था, इसी वर्ग का क्या था, अबिसिनियाई, ठीक है। अब ये मुस्लिम निम्न वर्ग की मुस्लिम का होना, तो देखिए याकूब निम्न वर्ग का मुस्लिम था और जो रजिया सुल्तान है वो उच्च वर्ग के मुस्लिम थे। तो इसी कारण से इन दोनों के प्रेम पसंद को कोई पसंद नहीं करता था, सभी क्या करते थे, विरोध करते थे। समझिएगा पूरी बात है, ठीक है, कोई प्रेम प्रसंग को जो है पसंद नहीं करता था, विरोध करते थे। और इनका विरोध करने आए, ठीक है, इनका विरोध एक और व्यक्ति ने किया था जिसका नाम है अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया। ये तो सभी ने किया है, लेकिन अल्तुनिया ने क्या किया, विरोध किया। तो देखने को मिलता है कि बाद में रजिया सुल्तान, देखिए रजिया सुल्तान का पोस्ट बहुत बड़ा है, वो साम्राज्य चलाना चाहती है,
ठीक है, वो साम्राज्य चलाना चाहती है, वो इस राज्य को चलाना चाहती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब याकूब और रजिया के बीच प्रेम प्रसंग है तो सभी लोग विरोध कर रहे थे, तो उन्हीं की बराबरी, ठीक है, उन्होंने ये तय किया चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं याकूब को छोड़ देती हूँ, मैं अपने मुस्लिम धर्म की बराबरी, ठीक है, जो अल्तुनिया है, विरोध के बावजूद भी अल्तुनिया एवं रजिया सुल्तान क्या करते हैं, फिर बाद में शादी कर लेते, ठीक है। अल्तुनिया खुद क्या करता है, ये विरोध करता है और विरोध के बाद रजिया सुल्तान एवं अल्तुनिया शादी कर लेते हैं। लो भाई साहब, शादी कर लेते हैं। समझ रहे मेरी बातें? तो याकूब और रजिया सुल्तान के बीच प्रेम प्रसंग चालू था। इनका विरोध बहुत सारे लोगों ने किया, उनमें से एक विरोध जो है अल्तुनिया ने किया। अल्तुनिया ने बहुत ज़्यादा विरोध किया इनके चलते, क्योंकि वो उनके कैटेगरी वाले मुसलमान थे, उनके जो है उच्च वर्ग के मुसलमान थे, लेकिन याकूब निम्न वर्ग का मुसलमान था। तो इसके बाद, विरोध के बाद रजिया सुल्तान ने यह तय किया कि जो साम्राज्य को मैं इसी तरह से नहीं छोड़ सकता, नहीं जाने दे सकता इसके विरोध में, इसलिए मैं अपने उच्च वर्ग के, ठीक है, एक व्यक्ति से शादी करता हूँ, और वो अल्तुनिया से शादी करते हुए क्या करके मान गया, ठीक है। इस प्रकार से अल्तुनिया से वो क्या कर ले, शादी विवाह कर ले। दोनों जो है बहुत खुश थे, ठीक है, दोनों मियाँ बीबी अल्तुनिया और रजिया सुल्तान बहुत खुश थे। लेकिन ऐसे जो है प्रेम प्रसंग को भी कोई अपनाया ही नहीं है, ठीक है। याद रखिए, बाद में आगे चलकर अल्तुनिया और रजिया सुल्तान का विरोध होने लगा, ठीक है। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, भाई साहब, सुल्तान का क्या होने का लगा, विरोध होने लगा। कोई चाहते नहीं थे, ठीक है, कोई चाहते नहीं थे, और लगातार विरोध होने लगा। और इस बार, ठीक है, इस बार क्या देखने को मिला, इस बार विरोध ही नहीं, इस बार दोनों को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। दोनों को मारने की क्या है, प्लानिंग चल रहा था। प्लानिंग क्या है, चल रहा था। कहाँ पर, इस राज्य में दोनों को मारने की प्लानिंग चल रहा था। जब बात पता चलती है कि रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को मारने की प्लानिंग चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली से भागकर वो कहाँ चले जाता है, हरियाणा के पास चले जाता है। कहाँ पर, कैथल में, ठीक है, कैथल हरियाणा के पास, ठीक है, हरियाणा के पास कैथल पर क्या करते हैं, चले जाते हैं। कौन, दोनों, रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया प्लस अल्तुनिया, ये दोनों भग के, भाई साहब, दोनों भग कर दिल्ली से कैथल चले जाते हैं कि अब हमें, ठीक है, कोई नहीं बचा सकता। सब लोग प्लानिंग बना चुके हैं। पूरे राज्य के जो है लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं जो विरोध जता रहे थे, वो प्लानिंग जो है बना चुके हैं कि हमें अब मार ही देंगे जब भी मिले। तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों जो है बैकपैक करिए, ठीक है, दोनों बैकपैक करिए, और उन्होंने क्या किया, चले गए कहाँ पर, हरियाणा, कैथल पर। और यहीं पर देखा जाता है ढूंढते हुए, पीछा करते हुए, ढूंढते हुए, फिल्म में देखे ना, पीछा करते हुए, ढूंढते हुए, ठीक है, दोनों को यहाँ कर क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, ठीक है। यहीं पर जो है रजिया सुल्तान यहीं पर रजिया सुल्तान प्लस अल्तुनिया दोनों की हत्या, दोनों की क्या हो जाती है, दोनों की हत्या हो जाती है, ठीक है। और ये करने वाले कौन है, जो है बहराम शाह नामक एक व्यक्ति, ठीक है, क्या है, बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह नामक व्यक्ति दोनों की क्या कर दे, भाई साहब, दोनों की हत्या कर देते हैं, ठीक है।
ये हत्या करने वाले कौन हैं? हत्या करने वाले बहराम शाह हैं। और इस प्रकार से रजिया सुल्तान का दिन जो है, रजिया सुल्तान के ये जो लास्ट दिन है वो 1240 में आपको देखने को मिलता है। 1240 में, ठीक है, रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है और ये कहानी समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब रजिया सुल्तान का समय जो है समाप्त हो जाता है। और रजिया सुल्तान की हत्या करने वाला कोई और नहीं, उनके बाद जो थोड़े समय के लिए बना बहराम शाह, जो 1240 से 1242 तक आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कहानी अब हो जाती है ख़त्म। चलिए, तो रजिया सुल्तान यहीं तक देखने को मिला था। और एल्फिंस्टन साहब ने कहा था कि, जैसे कि मैंने कहा, एल्फिंस्टन साहब ने कहा था, ठीक है, कि रजिया अगर वो महिला नहीं होती तो बहुत बड़ी महान शासिका होती, ऐसा कहा है एल्फिंस्टन साहब ने। ठीक है, रजिया सुल्तान अगर महिला नहीं होती तो बहुत बड़ी शासिका होती, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे तो कुछ है नहीं, कहने का मतलब आगे तो बहराम शाह वगैरह की बारे में थोड़ा थोड़ा मैं कर लेता हूँ। अगर बात करें रजिया सुल्तान की, यहाँ पर मैं बात करता हूँ रजिया सुल्तान, ठीक है, यहाँ पर बात करें रजिया सुल्तान के बारे में तो 1236 के आसपास ये देखने को मिलता है। ठीक है, और 1240 के आसपास ये यहाँ तक रही है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी कहाँ पर? कैथल पर। देखते हैं थोड़ा, ठीक है, मृत्यु कैथल पर। और मृत्यु कराने वाले, कहने का हत्या कराने वाले वो कौन थे? इनके बाद जो बनेंगे बहराम शाह। कौन है भाई साहब? बहराम शाह। क्या है? बहराम शाह। बहराम शाह जिनका समय काल, जिनका जीवन काल बोल सकते हैं, सॉरी जीवन काल 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक देखने को मिला था। ठीक है, ये ज़्यादा भाई साहब कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, ये कहा जाता है कि नायाब ए मुमालिक का, ठीक है, का नया पद क्या किया गया था? सृजन किया गया था। इनके समय बहराम शाह की जो है मुख्य बातें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मेन जो पॉइंट हम चलेंगे, मेन जो बातें करेंगे वो किस पर करेंगे? वो बलबन पर करेंगे। लेकिन इसके पहले कोई 2-3 हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम चले से अच्छा एक एक 2-2 पॉइंट जो मुख्य पॉइंट है उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बलवन ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नयाब ए मुमालिक का पद इन्होंने सृजन किया गया था। और कहा जाता है नयाब ए जो मुमालिक पद है, ये जो पद है ये सुल्तान एवं वजीर के बीच का पद है। ठीक है, सुल्तान एवं वजीर का बीच का पद। और वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। वजीर का मतलब क्या होता है भाई साहब? प्रधानमंत्री। तो सुल्तान एवं वजीर के बीच का पद है, और बीच का पद, और इसी बीच का पद जिसको नायाब ए मुमालिक जो है, नायाब ए मुमालिक का नाम दिया गया है, इसी की क्या किया जाता है? इनका नया पद का सृजन देखने को मिलता है। किसके द्वारा? बहराम शाह के द्वारा। कुछ समय तक बहराम शाह देखने को मिला, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह जो है 1242 से लेकर 1246 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह। चलिए, इस समय समस्त शक्तियाँ, कहा जाता है समस्त जो ताकतें हैं, समस्त शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो नायाब के ऊपर थी। संयुक्त शक्तियों का केंद्र, का बोल सकते हैं, का केंद्र क्या था? नायाब था। क्योंकि सृजन हो चुका है, नायाब ए मुमालिक पद का सृजन हो चुका है, तो सुल्तान और वजीर के बीच का पद है। तो कहने का मतलब सुल्तान के बीच नायाब, नायाब के बाद जो है वजीर,
तो सबसे समस्त शक्तियों का जो बहुत बड़ा केंद्र है वो क्या है, नायाब के ऊपर था, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और इन्होंने ही बलवन को एक उस समय बलवन को, ठीक है, बलवन को उल्लुग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, उल्लुग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और इनके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन मसूद, क्या है, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, जो 46 से लेकर 1246 से लेकर आपको देखने को मिला था 1266 ईस्वी तक। और इस समय कहा जाता है ये कुरान का नकल करता था भाई साहब, कुरान का नकल करने वाला था, नकल करता था। पहली बात है नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। ठीक है, इनको उपाधि दी गई थी, उपाधि मिला था शाही। ठीक है, शाही दरवेज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसने? नासिरुद्दीन महमूद की। ठीक है, और इन्होंने बलवन को अपने साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलवन को, उस समय जो बलवन है, ठीक है, बलवन को, ठीक है, बलवन वजीर की पद, क्या था, वजीर का पद नियुक्त किया। बलवन इस समय वजीर के पद में था, ठीक है, क्या था, वजीर के पद में था। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद, अब जानते हैं इनके बाद जो बनने वाले जो शासक हैं, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के साथ जो बात बनने वाले शासक है वो क्या है, बलवन है। और उसी के बारे में आज हम बातें करेंगे, इसके बाद जो है उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप जो है इतना ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, रजिया सुल्तान तक ही ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि इनके बाद जो आने वाले शासक हैं न इनके बारे में कहीं पूछा गया है, न ही जो है पूछे जाएगा, क्योंकि इसमें कोई इतिहासकारों ने कुछ भी लिखा नहीं है। इतिहासकारों के द्वारा कोई भी जानकारी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती ज़्यादातर। ठीक है, तो इतनी सारी याद रखिए। हाँ, ये चार्ट जो है आप जो है याद रख सकते हैं, ये चार्ट जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये चार्ट जैसे कि यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक है, आराम शाह है, इल्तुतमिश है, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह है, रजिया सुल्तान है, बहराम शाह है, मोहम्मद शाह है, नासिरुद्दीन महमूद है, बलवन मोहम्मद कैकुबाद है। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्या करिए, ध्यान रखिए, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम बात करते हैं। ठीक है, आगे की कहानी हम बात करेंगे और आगे देखेंगे, बलवन की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बातें करते हैं बलवन की। चलिए नेक्स्ट शासक जो रजिया सुल्तान के बाद अगर मेनली अच्छे से पोजीशन पे आया, कहने का मतलब जो साम्राज्य को संभाला था और जो शासक बने वो है बलवन। ठीक है, जो कि 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक की शासन पर रहे। चलिए परिचय देख लेते हैं, परिचय जान लेते हैं क्या क्या बातें हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ये एक जो बलवन है इलबरी तुलकता। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था आपको लिस्ट में देखने को मिला है। ठीक है, बलवन जो है बलवनी जो है वंश के शासक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बलवन, मौजूद, कैकुबाद और क्यूमस तीनों जो है बलवनी वंश के थे। ठीक है, चलिए
इल्बरी तुर्क मुसलमान था। इल्बरी तुर्क का क्या था भाई साहब, मुसलमान था। ठीक है, इल्बरी तुर्क का मुस्लिम था। ठीक है, मुसलमान था या मुस्लिम था, ये इल्बरी तुर्क। ठीक है, तुर्कों में भी क्या कौन सा है, इल्बरी तुर्क। चलिए, एकमात्र चलिए एकमात्र शासक या एकमात्र सुल्तान जो 20 वर्ष तक, ठीक है, 20 वर्षों तक वजीर के पद में, वजीर के रूप में एवं 20 वर्षों तक सुल्तान के रूप में उन्होंने क्या किया, सुल्तान के रूप में शासन किया। ठीक है, तो बलबन जो है इल्बरी तुर्क था, पहला जो है मुस्लिम था। एकमात्र ऐसा सुल्तान था भाई साहब जिन्होंने, ठीक है, 20 वर्ष तक वजीर का जो है पद धारण किए थे, और उनके बाद 20 वर्षों तक उन्होंने क्या किया था, सुल्तान के पद धारण किए थे। जैसे कि मैंने कहा कि वजीर के पद, वजीर कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद, वजीर का पद, और ये प्रधानमंत्री का पद, वजीर का पद नासिरुद्दीन महमूद के समय बलबन को मिला था, बलबन को दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो वजीर का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए, तो वजीर कब तक बने थे भाई साहब, वजीर जो है 1246 से लेकर 1266, और सुल्तान आप जानते हैं दिखाई दे रहा होगा, 1266 से लेकर 1286 तक सुल्तान बने थे। और नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के समय ये सुल्तान, सॉरी, वजीर के पद में था, बाद में ये सुल्तान बना। और वजीर रहते हुए, ठीक है, वजीर रहते हुए उन्होंने नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री से विवाह किया था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री से बलबन का विवाह, ठीक है, से बलबन का विवाह हुआ था, विवाह देखने को मिला था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री से बलबन का विवाह हुआ था भाई साहब, ये याद रखिए। ठीक है, तो परिचय में इल्बरी तुर्क मुसलमान था, 20 वर्ष तक ये सुल्तान के पद में, 20 वर्ष तक वजीर के पद में रहे थे। ठीक है, ये आप देखिए। चलिए, इसके कुछ अन्य कार्य या अन्य उपलब्धियां हम बात करेंगे। ठीक है, कार्य या फिर उपलब्धियां। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बलबन की कार्य या उपलब्धियां, ठीक है, बलबन के कार्य या उपलब्धियां के बारे में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर मैंने कहा था, ठीक है, मैंने कहा था कि यहाँ पर उपाधि दी गई थी, उपाधि, और क्या था, उलुग खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसकी उपाधि दी गई थी भाई, उलुग खां की उन्होंने क्या की गई थी, उपाधि दी गई थी। ठीक है, एक मिनट,
चलिए हम कहाँ पे थे, अरे यार चलिए ठीक है। बलवन के कार्य या उपलब्धियों के बारे में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। चलिए कार्य उपलब्धियां, पहली जो है बलवन ने सुल्तान के पद की जो है दैवी अवधारणा दी थी, ठीक है। बलवन ने सुल्तान के पद की दैवी अवधारणा उपस्थित की थी, अवधारणा प्रस्तुत की थी, ठीक है। और सुल्तान के पद को, और सुल्तान के पद को नियाबते, याद रखिए नियाबते क्या कहा था भाई, नियाबत ए खुदाई कहा था। नियाबते खुदाई, या जिसको कहा जाता है खुदा का प्रतिबिंब, ठीक है, खुदा का प्रतिबिंब, ठीक है। नियाबते खुदाई या खुदा का प्रतिबिंब कहा गया है सुल्तान के पद को, याद रखिए किसके, सुल्तान के पद को एक नाम दिया गया जिसको कहा गया है नियाबत ए खुदाई, ठीक है। और राजा को, ठीक है, उस राजा को एवं राजा को, शासक को जिल्ल इलाही कहा गया है। क्या कहा गया है, जिल्ल इलाही कहा गया है। जिल्ल इलाही कहने का मतलब है ईश्वर की छाया, ठीक है, ईश्वर की छाया, ठीक है। जिल्ल इलाही कहने का मतलब है ईश्वर की छाया कहा गया है किसको, ठीक है। चलिए राजा को, ये पहली बात है। तो बलवन की उपलब्धि, बलवन के कार्य के बारे में हम बात करें तो बलवन ने सुल्तान के पद का दैवीकरण प्रस्तुत किया था। उनका कहना है कि देवता जो है, ठीक है, देवता का भेजा हुआ वो दूध है, ठीक है। सुल्तान जो होता है वो देवता का दूधा हुआ जो है खुदा का प्रतिबिंब है। सुल्तान का जो पद है खुदा का प्रतिबिंब है, और राजा को इसका ईश्वर की छाया बताते हैं जिसको जिल्ले इलाही कहा गया है, ठीक है। चलिए ये पहली बातें हो गई। आगे चले दूसरी बातें, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे यदि किसकी दूसरी बातें, तो दूसरी बातें हैं इन्होंने दल चालीसा, इन्होंने दल चालीसा, दल चालीसा या तुर्कान चहलगानी, तुर्कान दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा नामक संगठन को समाप्त किया। संगठन को क्या किया, समाप्त कर दिया, समाप्त किया, ठीक है। तो दल चालीसा नामक जो है संगठन को उन्होंने क्या किया, तुर्कान ए चहलगानी जिसे कहा जाता है, ऐसे संगठन को उन्होंने समाप्त कर दिया। चलिए ठीक है। और ये स्टार्ट किसने किया था भाई साहब, ये तुर्कान चहलगानी का जो है संगठन स्थापना की बात की जाए तो स्थापना जो है वो इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश, और इसके बारे में मैंने बताया था इल्तुतमिश ने किया था। और बलवन ने जाके जो है इसको समाप्त कर दिया तुर्कान चहलगानी नामक संगठन को, जो 40 वफादार गुलामों का संगठन था। 40 अमीर जो है गुलाम वफादारों का संगठन था, इनको समाप्त किया था किन्होंने, इन्हीं बलवन ने, और स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरी बात है, तीसरी चीज़ इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। चलिए लौह एवं रक्त की नीति, और ये लौह एवं रक्त की नीति क्या है भाई साहब, रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई
अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति शासक के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, अगर उनको भनक पड़ता है, ठीक है, तो लोहे से, लौह का मतलब है लोहे से, ठीक है, लौह का मतलब है, ठीक है, लोहे से, रक्त का मतलब है खून, खून बहाना, इसका मतलब है लोहे से खून बहाना, ठीक है। लोहे से कहने का मतलब है तलवार से, लौ का मतलब है, ठीक है, लोहे से का मतलब है तलवार से, क्या है, तलवार से खून बहाना, कहने का मतलब है तलवार से, ठीक है, खून बहा देना, खून बहा देना। कब? जब वो सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचे, ठीक है, सुल्तान के खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र रचे, ठीक है, सुल्तान के खिलाफ या जो कि है षड्यंत्र रचे, तो अगर उन पता चलता है सुल्तान तो लौ और रक्त की नीति अपनाती, कहने का मतलब है तलवार से, उनके तलवार से क्या करना है, धर उड़ा देना है, सर उड़ा देना है, खून बहा देना है, ठीक है, उसको सरेआम कटवा देना है, ऐसे कहा जाता है लौ एवं रक्त नीति। और ऐसा इन्होंने खुद अपनाया है, किसके खिलाफ अपनाया है, ठीक है, बंगाल जो है सूबेदार तुकरील, बंगाल सूबेदार तुकरील खां के खिलाफ, ठीक है, क्या है, खिलाफ अपनाया है, ठीक है, बंगाल सूबेदार तुगरील खां के खिलाफ इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई है, लौह एवं रक्त की नीति का अपनाया है, ठीक है। चलिए एक चीज और, बलवन ने स्वयं को अफरासियाब का वंशज माना है भाई साहब। बलवन ने स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित किया था। अब ये अफरासियाब का वंशज क्या है, ठीक है भाई साहब, जो है कॉमिक्स वॉमिक्स पढ़ के बहुत ज़्यादा जो है ये व्यक्ति उत्साहित हो गया था। और अफरासियाब का मतलब है कि ईरानी कथाओं का एक काल्पनिक पात्र है, जो उन्होंने शाहनामा, ठीक है, फिरदौसी की शाहनामे में उल्लेखित है, क्या है, ईरानी कथाओं का क्या है, काल्पनिक पात्र है। ये ईरानी कथाओं का कहा जाता है, ईरानी कथाओं का काल्पनिक पात्र है। और इस पात्र का जो वर्णन है, इस पात्र का जो वर्णन है वो कहाँ देखने को मिला है, वो शाहनामा, फिरदौसी की शाहनामे में, फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी की वर्णन, फिरदौसी की शाहनामा में ये वर्णन देखने को मिला है, ये वर्णन, ठीक है। ईरानी कथाओं का काल्पनिक पात्र और अफरासियाब था, ठीक है, और इनका जो वर्णन कहाँ कर मिला है, फिरदौसी की शाहनामे में, और यही का इनको वंशज अपने आप को ये मानते हैं, ठीक है भाई।
चलिए आगे चले, और क्या कार्य है और क्या उपलब्धियां हैं वो देखते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फारसी प्रथाओं का प्रचलन लागू किया था। फारसी प्रथाओं का दरबार में लागू, ठीक है, फारसी प्रथा का दरबार में क्या किया गया था, लागू, दरबार में लागू देखने को मिला था। ठीक है, चलिए फारसी प्रथाओं का दरबार में लागू हुआ था, देखने को मिला था। और ये फारसी प्रथा कौन कौन सी है? एक प्रथा जिसको कहा जाता है सिजदा, ठीक है, एक प्रथा जिसको कहा जाता है सिजदा। ठीक है, चलिए लाइट ऑफ हो गया, एन वक्त में लाइट ऑफ हो गया है। सिजदा, और दूसरा जिसको कहा जाता है पैबोस। क्या है? पैबोस। पहला सिजदा और दूसरा पैबोस फारसी प्रथाओं का दरबार में लागू किया गया था। सिजदा का मतलब है कि घुटनों के बल सुल्तान के सामने सिर झुकाना। क्या है भाई साहब? घुटनों के बल, घुटनों के बल सुल्तान के सामने क्या करना है? सिर झुकाना है। ठीक है, और सिर झुकाना 90 एंगल पर। ठीक है, जैसे कि अगर ये दरबार लगी होगी, मान के चलिए यहाँ पर राजा साहब, यहाँ पर सुल्तान बैठा होगा। ठीक है, यहाँ पर सुल्तान बैठा होगा, यहाँ पर राजा साहब बैठे होंगे, यहाँ पर इनके बहुत सारे जो सेनापति, बहुत सारे ऐसे अधिकारी लोग बैठे होंगे, ये सुल्तान है। अगर आप एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो एंट्री करेंगे तो यहाँ 90 एंगल, पूरी तरह से 90 एंगल झुक लेंगे। समझते हैं ना 90 एंगल? ठीक है, 90 एंगल झुक लेंगे। इस प्रकार से आपका जो शरीर है, ठीक है, आपका शरीर है, इस प्रकार से आपका क्या है, इधर जो है हाथ, इधर पैर। ठीक है, तो ये तो 90 एंगल हो गया ना। तो इस प्रकार से अब 90 एंगल झुक के इस प्रकार से अब क्या करेंगे, ठीक है, सामने सुल्तान की तरफ झुकेंगे, और इसी को कहा जाता है पैबोस। अब जब 90 एंगल झुक लेंगे, सिजदा कर लेंगे, ठीक है, तो पेट के भर, ठीक है, पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमेंगे, और उसको कहा जाता है पैबोस। ठीक है, पेट के बल झुककर सुल्तान, पेट के भर झुककर क्या करना है, सुल्तान के पैर को चूमना है। ठीक है, सुल्तान के पैरों को क्या करना है, चूमना। पेट के बल झुककर सुल्तान के पैरों को चूमना, और लगभग ये 180 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब झुकेंगे, लेटेंगे, पूरा दंडवत प्रणाम की जाती है ना। ठीक है, तो ये क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, तो दंडवत प्रणाम जैसे की जाती है, वैसे ही आप क्या करना है, वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो सिजदा हो गया, ये पैबोस हो गया 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर कुछ और बातें हैं। ठीक है, इतिहासकार बर्नी, ठीक है, इतिहासकार यहाँ पर बर्नी का एक लेखन है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। बर्नी जो कि इतिहासकार, मैं यहाँ रिपीट कर दूँ, बता दूँ। ठीक है, इतिहासकार बर्नी ये चाहते हैं गरीबों, ठीक है, गरीबों को या तुच्छ वर्ग के या निम्न वर्ग को, निम्न वर्ग, गरीबों या निम्न वर्गों को पसंद नहीं करते थे, मार डालना चाहते हैं। मैं एक लाइन लिखा हूं, ज्यादा कुछ नहीं, के अनुसार
चलिए समझिए क्या, मैं पूरा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। बर्नी कहते हैं, बर्नी के इतिहासकार है, उस समय का फेमस इतिहासकार है, ठीक है, बर्नी। बर्नी इतिहासकार कहते हैं कि वो बलवन कहता है, कि वो खुद नहीं कहते, बर्नी खुद नहीं कह रहा है, बलवन कहता है। लिखा बर्नी भले, लेकिन कहा किसने है? बलवन ने, ठीक है। लिखा किसने है भाई साहब? लिखा भले ही बर्नी है, लेकिन कहा किसने है? बलवन ने कहा। तो बलवन कहते हैं कि अगर, ठीक है, अगर यदि मैं मेरे बस में होता, यदि मेरे बस में होता तो मैं ऐसे व्यक्ति को मार डालता, ऐसे व्यक्ति को देख भी नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को घृणा करता हूँ जो निम्न वर्ग के लोग आते हैं। ऐसे निम्न वर्ग के व्यक्ति को, ऐसे गरीब वर्ग के व्यक्ति को, ऐसे तुच्छ वर्ग के व्यक्ति को मैं चाहता हूँ कि उसको अपनी तलवारों से, तलवार निकाल के उसके गर्दन ही उड़ा दूं। कहने का मतलब है कि गरीब व्यक्ति को वो पसंद नहीं करते थे, निम्न वर्ग के व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति को अगर मेरे आंखों के सामने वो आ जाए, मुझे दिख जाए ऐसे कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, निम्न वर्ग, तुच्छ वर्ग के व्यक्ति जो दिख जाए, तो उनको मैं अपनी तलवारों से जो है पूरी तरह से काट डालूँ। ऐसा मन में सोचने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, वो है बलवन। और लिखने वाला कौन है? बर्नी। तो बर्नी कहते हैं कि बलवन ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो सोचिए कितनी क्रूरता भरी है नीच वर्ग के लोगों के प्रति, उच्च वर्ग के निम्न वर्ग के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, ठीक है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा बलवन ने कहा है, लेकिन लिखा है बर्नी ने। चलिए इन्होंने गुप्तचर विभाग, ठीक है, गुप्तचर विभाग जिसको बरीद ए मुमालिक कहा गया है, बरीद ए मुमालिक, ठीक है। गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक का जो है, और गुप्तचर का मतलब है गुप्तचर, ठीक है, बरीद। तो गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक का स्थापना का गठन किया गया है, और गुप्तचर को बरीद के नाम से जाना जाता है उस समय, ठीक है। ये है सैन्य व्यवस्था के, सैन्य मंत्रालय की स्थापना की, सैन्य मंत्रालय की स्थापना, ठीक है। बलवन ने अपने समय सैन्य मंत्रालय की स्थापना की, और इसको दीवान ए आरिज के नाम से जाना जाता है। सैन्य मंत्रालय को दीवान ए आरिज के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है, ठीक है। चलिए एक 8वें के बाद हम चलते हैं 9वें नंबर पर। इसी समय मंगोल आक्रमण हुआ था, बलवन के समय, ठीक है। बलवन के समय मंगोलों का आक्रमण, ठीक है। बलवन के समय मंगोलों का आक्रमण देखने को मिला था, ठीक है, समझिएगा। बलवन के समय मंगोलों का आक्रमण जब हुआ था, तो बलवन का एक पुत्र था, ठीक है, बलवन का एक पुत्र था, और उस पुत्र को, ठीक है, उस पुत्र का नाम शहजादा मोहम्मद, शाहजादा मोहम्मद, उस पुत्र का नाम शाहजादा मोहम्मद, ठीक है। बलवन का पुत्र का नाम शाहजादा मोहम्मद। तो बलवन के समय मंगोल आक्रमण हुए थे, ठीक है, और शाहजादा मोहम्मद जो है युद्ध में मारे गए थे, मंगोलों द्वारा हत्या की गई थी, ठीक है। शाहजादा मोहम्मद की क्या है? मंगोलों द्वारा हत्या, मंगोलों द्वारा क्या किया गया था? हत्या किया गया था, हत्या किया गया था, ठीक है। तो मैंने क्या, बलवन के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था, और बलवन ने अपने पुत्र शाहजादा मोहम्मद को भेजा था कि बेटा जाओ, आने वाले समय में तुम जो है गुलाम वंश को तो संभालोगे, तो अपनी जो है पराक्रमी, ठीक है, अपनी जो ताकत है वो दिखा दो मंगोलों को, ठीक है। लेकिन उनके पुत्र शाहजादा मोहम्मद जो लड़े, लेकिन सफल नहीं हुए, मंगोलों ने उसकी हत्या कर दी थी। तो मंगोलों द्वारा, ठीक है, इसकी हत्या की गई थी, और हत्या से भाई साहब
इस अपने पुत्र की हत्या से ये बहुत ही ज़्यादा दुखी था। पुत्र की हत्या से या पुत्र की मृत्यु से, पुत्र की हत्या या पुत्र की मृत्यु से बलवन क्या था, बलवन, ठीक है, बहुत ही हताश था, बहुत ही क्या था, दुखी था, हताश था। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, इस राज्य को कैसे संभालूं। ठीक है, तेरे आँख से आंसू रुकते नहीं हैं। ठीक है, कहा जाता है बलवन जब एंट्री करते थे दरबार में तो वो रोने लग जाते थे। ठीक है, घंटों भर जो है अपने जो है कमरे में जो है शेष सैया में जो है वो क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। कमरे में शयन कक्ष में रोने लग जाते हैं, बार बार आके समझाते हैं फिर भी से रोने लग जाते हैं, लेकिन वो दुख का पहाड़ जो है टूट ही नहीं रहा था। ठीक है, एक के ऊपर उनको दुख जो है देखने को मिल रही थी। चलिए, और इसी कारण से इन्हीं के दुख में, ठीक है, इन्हीं के दुख में कहा जाता है बलवन के ने अपने पुत्रों की दुख में इनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके गम में, तो पुत्र के गम में बलवन की भी मृत्यु। ठीक है, पुत्र के गम में, पुत्र के गम या पुत्र के दुखी में, पुत्र के गम में बलवन की मृत्यु, बलवन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है पुत्र के गम में। ठीक है, और मृत्यु 1286 में देखने को मिला था, 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु देखने को मिलता है। और इसकी मृत्यु पर भी इतिहासकार बर्नी ने कुछ पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, बलवन की मृत्यु पर बर्नी का कथन, ठीक है, और बर्नी का कथन है, कहने का मतलब है कि वो कथन, हालांकि बर्नी का है, बर्नी ने ही कहा है। ठीक है, इस बार कोई और ने नहीं कहा है, बर्नी का कथन है कि उन्होंने कहा था कि मृत्यु के बाद, ठीक है, सभी इतने दुखी हुए, वहाँ के लोग इतने दुखी हुए। ठीक है, तो बलवन की मृत्यु के बाद लोग, बलवन की मृत्यु के बाद लोग कुर्ते पैंट फाड़ फाड़ के रोए भाई साहब, बाद जो है कपड़े फाड़ के रोए। ठीक है, कपड़े क्या है, फाड़ कर रोए। बोलते हैं ना, मैं लला लला चिल्लाऊंगा कपड़े फाड़ फाड़ के। ठीक है, वैसी टाइप की यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए, तो बलवन की मृत्यु के बाद कपड़े फाड़ फाड़ कर क्या है, रोए। किसने रोए, पूरे जो है जितने भी जनता है। ठीक है, ये क्या है, जनता का है, जनता के बारे में कहा गया है। ठीक है, ये कथन जो है जनता के बारे में कहा कि बलवन की मृत्यु के बाद कपड़े फाड़ कर ये भाई साहब के लिए रोए। ठीक है, शव को कब्रिस्तान जाते तक जो है, शव को कब्रिस्तान ले जाते तक, ठीक है, धूल को हवा में उड़ाते रोए। ठीक है, क्या है, धूल को हवा में उड़ाते रोए थे। चलिए, 40 दिनों तक, एवं क्या किया गया था, 40 दिनों तक राज्यों पर शोक था। 40 दिनों पर राज्यों में शोक था। ठीक है, शोक मनाया गया। ठीक है, तो सोचिए, इतना प्रिय भी बोलते हैं कि जनता के लिए इतना प्रिय था, लेकिन सोचिए लौ एवं रक्त की नीति अपनाने के बाद, इतना जो है क्रूर शासक होने के बावजूद भी जनता इनको ऐसा पसंद करती है, ऐसा इतिहासकार बर्नी कहते हैं। ठीक है, कि बलवन की मृत्यु के बाद लोग कपड़े फाड़ फाड़ कर रोए। ठीक है, कपड़े फाड़ फाड़ कर रोए, शव को कब्रिस्तान ले जाते तक धूल मिट्टी में सनते हुए धूल मिट्टी को उड़ाते रोए। 40 दिनों तक जो है शोक लगा था। ठीक है, और शोक मनाया गया। लोग जो है बिस्तर, ठीक है, लोग बिस्तर के बजाय
लोग जो है बिस्तर के बजाय जमीन में सोते रहे। तो इस प्रकार की बातें हुई थी बलवन के समय। ठीक है, चलिए। और बलवन की इसकी मृत्यु के बाद अब जानते हैं बलवन की मृत्यु के बाद जो शासक बनने लगेंगे, ठीक है, वो शासक कौन होगा? वो जो है कैकुबाद थे। क्या था? कैकुबाद थे। ठीक है, क्या थे? कैकुबाद। और कैकुबाद का नाबालिग जो पुत्र था, ठीक है, कैकुबाद का नाबालिग पुत्र, बाद में कैकुबाद बने, कुछ समय के लिए कैकुबाद रहे, और कैकुबाद का नाबालिग पुत्र, ठीक है, क्यूमर्स, ठीक है, कैकुबाद का नाबालिग पुत्र कौन था भाई साहब? क्यूमर्स था। और क्यूमर्स इस समय का अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था। ठीक है, क्यूमर्स ने संरक्षण के लिए जलालुद्दीन को क्या बनाया था? जलालुद्दीन को संरक्षण बनाया था क्यूमर्स का संरक्षण कौन था? संरक्षक क्यूमर्स का संरक्षक था जलालुद्दीन। क्या था? जलालुद्दीन। ठीक है, क्यूमर्स का संरक्षण जलालुद्दीन था। और इन्हीं जलालुद्दीन ने क्या किया था भाई साहब? इन्हीं जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना किया था। कैकुबाद का नाबालिग पुत्र क्यूमर्स था। और क्यूमर्स की बात करें तो संरक्षण प्रदान, ठीक है, क्यूमर्स का संरक्षक था। और जलालुद्दीन ने ही क्या किया था? क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी जो है। और वो अंतिम शासक था किसका? गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो खिलजी वंश का प्रथम शासक बनते हैं। और खिलजी वंश के बाद जो है खिलजी वंश में हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे खिलजी वंश में। तो गुलाम वंश प्रॉपरली आपको फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्या है? पार्ट 3 में दिल्ली सल्तनत में हम देख रहे थे गुलाम वंश के बाद खिलजी के बाद तुगलक देखेंगे, तुगलक के बाद सैयद के बाद लोधी। ठीक है, तो गुलाम वंश प्रॉपरली पूरा खत्म हो जाता है, यहाँ तक पूरा फिनिश हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम बातें करेंगे, नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे वो चर्चा का जो विषय होगा वो है खिलजी वंश। ठीक है, चलिए, तो खिलजी वंश हम चाहते हैं कि खिलजी वंश जो है नेक्स्ट टाइम हम बातें करें, अच्छे से जो वंश है उसको अच्छे से देखें, उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं पर रखते हैं क्योंकि समाप्त हो चुका है आपका गुलाम वंश। तो चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम हम जब बात करेंगे तो खिलजी वंश करेंगे इसके आगे। ठीक है, चलिए। तो दिल्ली सल्तनत आप देख रहे हैं पार्ट 3, लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्लासेस, जुड़े रहिए सीजी कंप्यूटर्स रायपुर से। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। और इस प्रकार से लगातार जारी रहेगा, चलता रहेगा आपका मिडावल हिस्ट्री की क्लासेस। चलिए, ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।